ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के गानों से रागनी के घर का आंगन गुलजार था। रागनी की बुआ ढोलक पर थाप दे रही थी, गीत गाती महिलाओं के स्वर में। जैसे ही मुद्रिम पड़ते वो तेज से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वाले को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ। आज आने तो दो इस घर के नए दामाद को। दूल्हे को देखते तुम सबकी बोलती वैसे ही बंद हो जानी है। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी रागनी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बन्ना बन्नी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पिए और हमें भी पिलाए, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुन कोहबर में बैठी रागनी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी, लेकिन इस सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था रागनी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। रागनी की माँ साधना ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन रागनी ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुराकर टाल दिया। साधना जी जब भी रागनी से कहती, रागनी तुझे शोभित पसंद तो है ना, ना तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब तब रागनी कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ। आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परवरिश, दिल्ली में पली बड़ी अमीर परिवार का शोभित, देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौर वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का है। शोभित घर का ही बिजनेस पिता के सहयोग करता है। इसमें रागनी एक छोटे टाउन एरिया में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी रागनी को जब शोभित के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। शोभित से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को रागनी की किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात में ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते, किस्मत हो तो रागनी जैसी। रागनी की बुआ, जिन्होंने रागनी का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां को तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाहवाही लूटती, लेकिन रागनी को शोभित का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक शोभित ने कभी भी अकेले में या फोन पर रागनी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी रागनी से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो रागनी बात छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं है ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई, जिसने भी शोभित को दूल्हे रूप में देखता ही रह गया। कुछ को रागनी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। बड़े धूमधाम से रागनी की शादी शोभित से संपन्न हो गई। विदा होकर जब रागनी शोभित संकार में बैठी तो शोभित ने उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं, और घिसक कर दूर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देख रागनी के मन में अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। रागनी विदा होकर अपने शहर के ही होटल आई, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ रागनी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। में सास विमला, ससुर प्रकाश जी एवं 2 शादीशुदा नंदे रिया और प्रिया थी। रागनी की एक जेठानी आरती भी थी, जिनकी शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ आलोक शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी नंद रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। लेकिन रागनी तो मन ही मन शोभित के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे
के खुलने से वो बेड पर उठ खड़ी हुई। देखा तो शोभित कमरे में दाखिल हुए। शोभित को कमरे में देखते ही रागिनी की धड़कनें तेज हो गई, चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से रागिनी शोभित की तरफ देख रही थी कि तभी शोभित ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होंगी। रागिनी शोभित को मुस्कुराता देख खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चलेगी। कपड़े बदलकर रागिनी जब बाहर आई तो देखा शोभित सो चुका था और उसे भी शोभित के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में शोभित की आवाज़ आई, रागिनी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। रागिनी ने आंखें खोली तो देखा शोभित का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब शोभित उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहाँ एक तरफ रागिनी सास और नंदों का प्यार और अपनत्व देखकर खुश होती तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर का था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से हजारों सपने संजोए जब रागिनी अपनी ससुराल पहुंची तो वो बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने पर रागिनी के मायके से फोन आया। रागिनी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद रागिनी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना, कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसी ससुराल मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हाल चाल ले लूं। रागिनी के सामने बैठे शोभित को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। शोभित की दिलचस्पी ना देखकर रागिनी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बता दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब शोभित कमरे में आए तो रागिनी ने देखा कि शोभित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार शोभित के बिना कुछ बोले रागिनी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अब रागिनी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। रागिनी को पता चल गया कि शोभित की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर शोभित ने रागिनी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी रागिनी की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख जब शोभित ने रागिनी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। पूरी रात रागिनी की आंखों से नींद गायब रही। वह सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे शोभित जैसा हमसफर मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से रागिनी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। शोभित बेसुध सोया था, जिसे देखकर रागिनी के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई रागिनी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने उसकी सास विमला जी थी। विमला जी ने रागिनी से कहा, बहू चलो रसोई में, तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर रागिनी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देख विमला जी ने कहा, रागिनी, दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए। रागिनी देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ।
क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो रागनी को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कराहती रागनी अकेले रसोई में बैठे अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो कोई उसकी चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज़ दी, रागनी जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय तैयार करो वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके रागनी ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन शोभित बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। रागनी अभी शोभित के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच में अनजान रागनी सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। अब रागनी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे, आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन। जब शोभित को रागनी पसंद ही नहीं थी तो शोभित ने रागनी से शादी की ही क्यों। आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी, जिससे चाहते उससे शादी करते। फिर मुझसे शादी क्यों की। रागनी की सास और नंद उसे बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उसके व्यवहार को देखकर सोचता कितने अच्छे और उच्च उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास नंद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है जिसका सहारा लेकर वो लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो रागनी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह जाएगी। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी है थी। अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके रागनी थक चुकी थी। दिल्ली आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। रागनी की माँ का जब भी फ़ोन आता तो उनसे हंसकर ही बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसकी माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, रागनी एक कप चाय अधिक बनाना, आलोक आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उनसे मिलने आई होगी। उससे उसने सास से पूछा, माँ जी लेकिन जी कब जेठ जी कब आएंगे। क्या भाभी भी आई हैं साथ में। आलोक को कल रात में ही आया था, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब ना मिलने से वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ ही अकेले ही आए हैं। उनको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वह सोचती है, भगवान कहाँ आकर फंस गई। क्या घर में है एक बेटा दिन भर घर में रहता है। एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा। अब आलोक भी घर में साथ ही रहने लगे। तब रागनी को समझते देर न लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। रागनी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला शोभित ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह विमला जी और आलोक ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों का और मोहलत दे दें। तभी घर में उनकी जेठानी आरती का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। आलोक ने कहा, आरती तुम इतनी जल्दी, तुम तो एक महीने बाद आने वाली थी ना। तब आरती ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यहीं पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे के ओर से झांकती रागनी आरती को देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा।
उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गई उसको देने के लिए। तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? रागिनी ने पलट कर देखा तो आरती थी। रागिनी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। रागिनी ने आगे बढ़कर आरती के पैर छुए। तब आरती ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से आलोक ने आकर कहा, यह शोभित की पत्नी है। रागिनी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश से भरी आरती ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? आलोक ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी विमला जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने शोभित का विवाह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही ना होने देती। आलोक, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि रागिनी से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी रागिनी पर पड़ने नहीं देना चाहती। आरती अवाक रागिनी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी रागिनी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी विमला ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू, तुम शोभित को या शादी को लेकर कभी कोई बात आरती से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके थी, 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके पापा का शरीर पूरा लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बांझ है। रागिनी चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर आलोक ने आरती को कमरे में लाकर कहा, देखो आरती, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम रागिनी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब आरती ने कहा, लेकिन आलोक, क्या रागिनी को शोभित का सच पता है? क्या रागिनी की शादी शोभित से सच बताकर हुई है, या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? आलोक ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात आरती की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी वो बार बार उसके सामने रागिनी का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। आरती और रागिनी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक आरती को रागिनी के कमरे से गाली गलौज और थप्पड़ की आवाज़ आने लगी। रागिनी कि बचाओ प्लीज़, शोभित मुझे मत मारो की आवाज़ आ रही थी। आरती भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। आरती ने गुस्से से आलोक से कहा, आलोक, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और यह दर्द भरी चीखती आवाज़ उसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? आरती भागकर कमरे में गई जहाँ शोभित पैरों से रागिनी को मार रहा था कि तभी आरती ने शोभित को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे रागिनी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर शोभित को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती रागिनी आरती से गले लगकर फूट फूट कर रोई। आरती ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, रागिनी, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की शोभित से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि शोभित नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे, इसलिए तो 38 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा ही था। इतना सुनते रागिनी ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया था कि बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब आरती ने कहा, नहीं शोभित, नहीं रागिनी, शोभित तो सिर्फ 10 ही पढ़ा हुआ है और वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नाश और लड़ाई
लड़कियों को परेशान करने की उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। शोभित से 12 साल छोटी रागनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हाल में बुलाकर आरती ने कटघरे में खड़ा किया। हाल में उसकी नंद रिया, नंदोई आलोक, शोभित और उसके सास ससुर और रागनी भी मौजूद थे। सब बारी बारी आरती पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तभी आरती और रागनी ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। आरती और रागनी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर नंदोई का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। सेटअप मिस्टर अमित उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए तब आप हवालात की हवा खाएंगे, समझे। आपकी इस बदतमीजी के कारण आपकी छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है, इसलिए चुप, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो आरती भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच खुद शोभित ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप शोभित को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं, और आपने ही उसे नशे के आदी बनाया ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे, और भाभी को माजी की चोर की नज़रों में चोर की उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उनका भाई विदेश जा सके। रागनी के मुंह से सच सुनकर आज अमित के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास विमला जी की तरफ देखने लगा, जो रागनी की तरफ भाव शून्य हो देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे शोभित के नाम पर कर्जे लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे, और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। अमित ने कहा, मम्मी जी, आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को, जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्ज़ाम लगा रही हैं अपनी जेठानी के बहकावे में आकर। मुझे अच्छे से पता है ये सब तेज तर्रार आरती की साजिश है। तभी गुस्से में आलोक ने कहा, खबरदार अमित, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मार कर भगा चुका होता। सही कहा रागनी ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर के बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी विमला जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रागनी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि आरती ने गहने नहीं चुराए और शोभित को ब्लैकमेल करता है। तब रागनी ने कहा, माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे, वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? रागनी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। विमला जी ने फोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नज़दीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय विमला जी के घर वालों के। अमित की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी विमला जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्ज़ाम आरती पर लगा दिया गया था। रागनी ने शोभित से कहा, शोभित, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजाजी के कारण ही हुई, और अवनी शोभित की प्रेमिका को भी जीजाजी ही होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे, और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी नंद रिया ने कहा, रागनी, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो?
क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो? तब रागिनी ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारी ज़िंदगी खराब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए विमला जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। विमला जी की बात सुनकर रागिनी और आरती एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। आलोक और शोभित सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ गए। सास की बात सुनते ही आरती और रागिनी के साथ साथ आलोक और शोभित के होश उड़ गए। तब आलोक ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया से क्या मतलब? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी विमला जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे, तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे दामाद का जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। और ये कल की आई रागनी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो रागनी अभी मेरे दामाद के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं समझे। और रागनी, गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये आरती इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार आरती का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते रागनी के ससुर प्रकाश जी ने बोला, वाह विमला, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के खेस में फंसाने की कोशिश की, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार, भला कौन यकीन करेगा? कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है? पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर में से नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। प्रकाश जी को बोलता देख सब सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए आप दवा दे कर सुला देता हूँ, आप आइए मेरे साथ कमरे में। अमित ने प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अमित के हाथ से छुड़ाकर प्रकाश जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। विमला, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? तो मैं यहीं रहूंगी, और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा, मैं वही करूंगी। अमित रिया के साथ घर से जाने लगे तो आरती ने उनको रोक कर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हो, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो आरती मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते हैं। अमित ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़ कर तुम अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अमित रिया वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विमला जी उठकर कमरे में चली गई। प्रकाश जी घर से बाहर चले गए। तब रागिनी ने कहा, आरती, अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोई पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। आरती ने कहा, आलोक, अब जो होना था वो हो चुका। अब ना वो सुधर सकता है, ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सके, लेकिन अब हमें आगे सोचना होगा। आलोक और शोभित ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन आरती और रागनी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल भी गई। रागनी ने उसके बाद बुटीक के काम को भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथ ही आरती के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब शोभित और आलोक भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला, तो वो था विमला जी का व्यवहार। प्रकाश जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आलोक, शोभित भी सिर्फ काम से ही काम रखते। एक दिन अचानक विमला जी ने कहा, वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वही उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर रागनी और शोभित के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी। शोभित को अब एहसास होने लगा कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं, जिंदगी जीने के लिए सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। रागिनी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली। उसने अपने नशे की लत पर काबू पाना शुरू कर दिया। जिंदगी धीरे धीरे पटड़ी पर आने लगी थी। आरती ने 2 जुड़वा बेटियों को, तो रागिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो आरती और रागिनी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल में कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज आरती के जन्मदिन के दिन रागिनी उसके पास आई और उसे गले लगा कर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे करूँ। कि तभी कमरे में आलोक ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। आलोक को परेशान देख आरती और रागिनी खड़े हो गए। आरती ने कहा, आलोक, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? आलोक ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब आरती ने कहा, आलोक, कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि विमला जी आईसीयू में है। आलोक को डॉक्टर से पता चला कि विमला जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि उनको यहाँ कौन लेकर आया और कैसे उनको चोट लगी। माँ की हालत देखकर आलोक अपने जज्बात रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगा। तब आरती ने उसे संभालते हुए कहा, आलोक, हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे तकलीफ में कभी नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार माँ को उसके बच्चे तकलीफ में नहीं देख सकते। और आलोक, शोभित की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावत सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना है, आप लोग ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। आलोक, आरती और विमला जी का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए आलोक और आरती ने उन्हें अपना खून दिया। इधर शोभित अपनी बहन को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली रिया के घर जाने के लिए, और उनके घर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो परेशान होकर वापस आने के लिए कार के अंदर बैठा ही था कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिख गई, जिसे शोभित ने आवाज़ दी। तो शोभित को देखते ही वो तेज कदमों से भागने लगी। तब शोभित ने भागकर उसे पकड़ा।
तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर शोभित ने जब उसे पुलिस का डर दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात दोनों बहनें और बहनोई इकट्ठा हुए थे। दोनों लोगों में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो उठकर उन लोगों का बीच बचाव करने आई तो दोनों लोग मिलकर उसके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसा मांगने, तब उन लोगों ने गुस्से में आकर आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उसका सिर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, ना बेटियों को ना ही दामाद को। भैया पिछले 4 साल से जब से इन लोगों को व्यापार पर नुकसान शुरू हुआ, तब से आपकी माँ अपने बेटी दामाद के घर अपमान की रोटियां खा रही थी। रोज रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको रोते हुए, अकेले में। कोई उनसे बात नहीं करता था, रोज अपने मरने की दुआ मांगती थी। जब चोट लगी तब मेरे ही मर्द ने उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया था और आप लोगों को फ़ोन किया था। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी किस काम की, कौन इसको पूछेगा। वो लोग इनको छोड़कर बाहर चले गए। कहाँ ये तो मुझे नहीं पता। शोभित इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आकर सारी बात आलोक को बताई। सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ गए कि पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब शोभित ने कहा, भैया मैं इन लोगों को छोड़ने वाला तो नहीं, मैं इनकी आज ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। तभी पीछे से शोभित के पापा प्रकाश जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ। जी कमरे में पहुँचे तो विमला जी खामोश थी। उन्हें देखकर, उन लोगों को देखकर उन्होंने कुछ भी हाव भाव व्यक्त नहीं किए। जब आलोक ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि विमला जी की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद ना ही इसलिए वो आप लोगों को भी नहीं पहचान रही। विमला जी के इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। विमला जी अब आरती को माँ कहकर बुलाती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चों जैसी हरकतें करती। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको उन पर दया तो आती, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। प्रकाश जी ने पुलिस कंप्लेन करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि तभी न्यूज़ में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंक से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस में गिरफ्तार कर लिया। उनकी सारी प्रॉपर्टी सील करके उसको नीलाम कर बैंकों को कर्जे को भरपाई के सरकार ने आदेश पारित कर दिए। बोली लगी और खरीदारी करने वाले आज रागनी और आरती थी। पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम पर हो गई। जिस खुशी से घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी, आज रागनी आरती के कमरे में आई और उससे उसको गले लगाते हुए कहा, दीदी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी को नई दिशा देने और प्लास के फूलों का महत्व समझाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस दिन आपने सब सच मुझे ना बताया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की वो आखिरी रात होती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब आरती ने कहा, रागनी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे ना मिलती। रागनी ने कहा, यही तो खूबी है आपकी कि आप हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखती हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी ज़िंदगी पलाश के फूलों जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं। तब आपने कहा था, रागनी पलाश के फूल खुशबूदार भले ही ना हो, लेकिन इनमें तमाम औषधीय गुण छिपे होते हैं
जिनको जानकर अगर सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो हम तमाम बीमारियों से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की ज़िंदगी किसी भी दशा में आसान नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले जाना किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी चैन से जीने नहीं देगा। हमारे साथ साथ उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी ना। हम अमीर माँ बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर बन सकते हैं और इस समाज से में मिसाल कायम कर सकते हैं कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और अंदर दोनों जगह को वह सब कुछ संभाल सकती हैं। कहकर रागनी आरती के गले लग गई। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। राधे राधे।